हिंदी में डरावनी कहानी कहने वाले चैनल हिंदी हॉरर टेल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पिछला एपिसोड पसंद आया होगा। इस एपिसोड में और भी डरावनी कहानियां हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला श्रोता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विराज है। ये एक सच्ची कहानी है, लेकिन आज भी यकीन नहीं होता कि ये मेरे साथ हुआ था। वो समय था जब मैं एक जहाज पर कैडेट के रूप में काम करता था। ये मेरी पहली और आखिरी एफजी शिप थी। एफजी यानी फॉरेन गोइंग। जहाज का नाम था MV स्पर रूबी और पूरा क्रू भारतीय था। मुझे आज भी मार्च 2006 की वो रात याद है जब हम उत्तरी अटलांटिक महासागर से गुजर रहे थे। हमारा गंतव्य था ट्राइस्टे, इटली। हम गेहूं लेकर जा रहे थे और उस दौरान हैच कवर की मरम्मत चल रही थी। हैच कवर वो ढक्कन होते हैं जिनसे कार्गो होल्ड को बंद किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी डिब्बे का ढक्कन। मौसम बिल्कुल साफ था, इसलिए जहाज के सबसे आगे वाले होल्ड का कवर आंशिक रूप से खुला रखा गया था ताकि अंदर चल रहा पेंट सूख सके। रात के करीब 10:30 पर चीफ ऑफिसर ने मेरे केबिन में कॉल किया और कहा कि हैच कवर बंद कर दो। मैं जल्दी से जूते पहनकर टॉर्च उठाकर ब्रिज को सूचना देकर डेक पर पहुंचा। मैंने हाइड्रोलिक पंप चालू किया और कवर बंद करने लगा। एक कवर बंद कर चुका था, दूसरे की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक मेरी टॉर्च बंद हो गई। पीछे लौटने के बजाय मैंने वॉकी टॉकी से ब्रिज को बताया कि फॉरवर्ड लाइट्स ऑन कर दें। वहां ड्यूटी पर 3rd ऑफिसर था। उसने कहा कि 2-3 मिनट लगेंगे। उन्हीं पलों में मैंने एक सिगरेट जलाई और समुद्र के ठंडे शांत माहौल में धुएं के छल्ले उड़ाने लगा। तभी अचानक मेरे पीछे से अजीब सी खरोंचने की आवाज आई। मैंने सोचा शायद हैच कवर में कोई खराबी है और अलर्ट होकर पीछे मुड़ा, लेकिन जैसे ही मैंने देखा मैं पूरी तरह जड़ हो गया। वहां एक औरत खड़ी थी, हल्के कपड़ों में, छोटे बाल और चेहरा कुछ साफ नहीं दिख रहा था। पर अजीब बात यह थी कि घना अंधेरा होने के बावजूद मैं उसे साफ देख पा रहा था। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया, मैं हिल भी नहीं सका। मेरी आवाज गले में फंस गई। मैं चीखना चाहता था, लेकिन एक हल्की सरसराहट के अलावा कुछ नहीं निकल पाया। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन ऐसा लगा मानो मेरे पैर डेक से चिपक गए हों। वो धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। लगभग 30 सेकंड में उसने हमारे बीच के 15 गज की दूरी तय कर ली। अब वो मेरे ठीक सामने थी, सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर। मैंने उसे करीब से देखा। एक खूबसूरत महिला, उम्र कोई 35 साल, शायद दक्षिण अमेरिकी मूल की। लेकिन उसकी खूबसूरती के बावजूद उसका चेहरा जर्द था, जैसे किसी गहरी तकलीफ में हो। सबसे ज्यादा अजीब थी उसकी आंखें। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें पूरी दुनिया का दर्द भरा हो। अचानक ब्रिज से फॉरवर्ड लाइट्स ऑन कर दी गईं। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आया कि रोशनी में उसे और ठीक से देखूं। मैं 1 सेकंड के लिए रोशनी की ओर मुड़ा और जैसे ही वापस देखा, वो गायब थी। वहां कोई नहीं था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैंने खुद को केबिन में पाया। चीफ ऑफिसर मेरे पास झुके हुए थे, पर उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा। बस सबको बाहर जाने को कहा और मुझे आराम करने के लिए कहा। ड्यूटी सिपाही को आदेश दिया गया कि हर 2-3 घंटे में मेरी हालत देखता रहे। अगले दिन मैंने चीफ ऑफिसर को सब कुछ बता दिया। उन्होंने समझाया कि यह सिर्फ मानसिक थकावट का असर हो सकता है। जहाजों पर काम करने के दौरान ऐसा कई लोगों के साथ होता है। मैंने भी इसे एक डरावने सपने की तरह भुला दिया। लेकिन फिर अप्रैल के मध्य में, जब हम अलेक्जेंड्रिया, मिस्र से स्टील कॉइल्स लादकर अमेरिका के लिए रवाना हुए, तो कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी दुनिया हिला दी। मेरी ड्यूटी थी कि हर रोज होल्ड में जाकर तापमान चेक करूं। चौथे दिन शाम को मैं अपना काम खत्म कर रहा था जब मैं 5वें होल्ड में घुसा। नीचे पहुंचकर जैसे ही मैंने थर्मामीटर जमीन पर रखा और रिकॉर्डिंग करने लगा, अचानक मुझे अजीब सी बेचैनी हुई। मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वही औरत, वही कपड़े, लेकिन इस बार वो रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, चेहरा गीला था।
मेरे अंदर न जाने कहां से हिम्मत आई और मैंने पूछा कि वो कौन है। कोई जवाब नहीं। मैंने फिर पूछा, लेकिन कुछ नहीं। न जाने कहां से मेरे अंदर इतना साहस आया कि मैंने जोर से उस पर चिल्ला दिया। शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी अचानक जहाज जोर से हिलने लगा। हम भूमध्य सागर में थे, लेकिन इस तरह की हलचल की कोई चेतावनी नहीं थी। जहाज का हिलना खतरनाक हो सकता था क्योंकि स्टील कॉइल्स खिसक सकते थे। ड्यूटी पर तैनात सिपाही तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरा और मुझे बाहर निकलने के लिए चिल्लाया। मैं जैसे ही होश में आया और पीछे देखा, वो फिर गायब थी। इसके बाद वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। मैं उसे क्रू के बाथरूम के पास देखता, फिर रेडियो रूम में। उसके दिखने की घटनाएं बढ़ने लगीं। मैं परेशान हो गया क्योंकि इसका असर मेरे काम पर पड़ रहा था। मैंने कई बार उससे पूछा कि वो मुझसे क्या चाहती है, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार मैंने ये सब सेकंड ऑफिसर को बताया, जो मुझसे काफी करीब थे। उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया और चीफ ऑफिसर को रिपोर्ट दी। लेकिन चीफ ऑफिसर मुझसे पहले ही नाराज थे। उन्होंने इसे बहाना समझा। हालांकि सेकंड ऑफिसर को भरोसा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है। उस रात जब मैं अपने केबिन में सो रहा था, मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरी चादर खींच रहा है। जैसे ही आंखें खुली, मैं सकते में आ गया। वो मेरे सामने खड़ी थी, इस बार एक नीले गाउन में, सिर पर अरबी स्टाइल की छोटी टोपी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन फिर उसने धीरे से मेरे माथे पर हाथ रखा, जैसे किसी मां का स्पर्श हो। उसने कुछ कहा, किसी अजीब भाषा में, लेकिन उसका स्वर इतना कोमल था कि लगा जैसे लोरी सुना रही हो। मेरी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगीं और मैंने खुद को अपनी मां की यादों में डूबा पाया। अचानक वो पीछे हटी और एक कोने में चली गई, जैसे उसने कुछ गलत कर दिया हो। फिर वो हवा में धुएं की तरह विलीन हो गई। इसके बाद मैं उससे कभी नहीं डरा। उसने मुझे डराया नहीं, बल्कि मेरे जीवन में एक बदलाव लाया। मैं पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी, जिंदा दिल और तेज बन गया। लेकिन मुझे आज भी वो रात याद है जब कैप्टन ने मुझसे कहा था, जहाज पर कभी भी सीटी मत बजाना। और मेरे दिमाग में वही पहली रात का मंजर खौंद गया जब मैं सीटी बजाते हुए सिगरेट पी रहा था और पहली बार उसे देखा था। दूसरा श्रोता, मेरा नाम मेघना है, लेकिन घर में सब मुझे प्यार से मैगी बुलाते हैं। यह कहानी तब की है जब मैं तीसरी कक्षा में थी, यानी आज से लगभग 7 साल पहले की बात है। हम मुंबई के बोरीवली में एक फ्लैट में रहते थे, जो हमें मेरी मां के ऑफिस के बॉस ने दिया था ताकि उन्हें दफ्तर आने जाने में कोई परेशानी ना हो। यह 7 मंजिला इमारत थी और हर मंजिल पर सिरहाफा एक ही फ्लैट था। यह 2 बेडरूम, 1 हॉल और किचन फ्लैट था। लेकिन इसका सबसे खास हिस्सा था उसका लंबा चौड़ा गलियारा। इतना लंबा कि मैंने वहीं साइकिल चलाना सीखा था। मुझे यह घर बहुत पसंद था क्योंकि मुझे हमेशा बड़े और खुले घर अच्छे लगते थे। लेकिन उस घर में जो हुआ वह आज भी मेरी रूह को हिला देता है। एक रात की बात है जब सब कुछ बदल गया। रात के लगभग 11:15 थे। पापा ऑफिस से अभी तक नहीं लौटे थे और मुझे सुबह स्कूल जाना था, इसलिए मैं सोने चली गई। मुझे हमेशा दीवार की तरफ मुंह करके सोने की आदत थी। मैंने जैसे ही आंखें बंद की, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बहुत करीब सांस ले रहा हो। इतनी तेज और गर्म सांस कि वो मेरे चेहरे पर टकरा रही थी। पहले तो लगा कि शायद यह मेरा वहम होगा, लेकिन जब यह एहसास कुछ सेकंड तक बना रहा तो मेरी धड़कन तेज हो गई। डरते डरते मैंने आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरा पूरी तरह खाली था। मैं डर गई और तुरंत मां को आवाज दी। उन्होंने मेरे चेहरे पर डर देखा और पूछा, क्या हुआ? लेकिन जब मैंने उन्हें यह सब बताया तो उन्होंने इसे बस एक बुरा सपना कहकर टाल दिया। मैं अंदर से बहुत परेशान थी। क्या सपने में कोई गर्म सांस महसूस कर सकता है? मुझे तो यह हकीकत जैसा लगा, लेकिन कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। अगले दिन जब मैं स्कूल से लौटी तो मैंने मां के चेहरे पर अजीब सा डर देखा। उनकी आंखें जैसे कुछ भयानक देखने के बाद चौड़ी हो गई थीं।
मैंने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस कहा कि मैं पढ़ाई पर ध्यान दूं। उनकी आवाज में डर था, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ छिपा लिया। उसी रात जब पापा ऑफिस से लौटे और मैं सोने जाने लगी, तो मैंने मां को पापा से फुसफुसाते हुए कुछ कहते सुना। मैं चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी हो गई और उनकी बातें सुनने लगी। मां बता रही थीं कि दोपहर में जब वह सो रही थी तो उन्हें लगा कि कोई उनके बिस्तर पर चल रहा है और अचानक किसी का पैर उनके तकिए पर पड़ा। यह सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये वही एहसास था जो मुझे रात को हुआ था, लेकिन पापा ने इसे भी बस एक बुरा सपना कहकर हंसी में उड़ा दिया। मां चुप हो गई, लेकिन मैं समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन फिर एक दिन पापा ऑफिस से जल्दी लौटे क्योंकि उनका सिर बहुत दुख रहा था। वह सोने चले गए और मैं टीवी देख रही थी। मां रसोई में खाना बना रही थी। अचानक पापा कमरे से घबराते हुए बाहर निकले। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उन्होंने कहा कि जब वह सो रहे थे तो उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके सामने लेटा हुआ है और तेज तेज सांस ले रहा है। उन्हें भी वही गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हुईं, जैसे मैंने और मां ने पहले महसूस किया था। मां और मैंने एक दूसरे को देखा, क्योंकि यह वही घटना थी जो पहले हमारे साथ हो चुकी थी। लेकिन पापा को तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, फिर भी उन्होंने वही अनुभव किया। अब यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता था। हमारे पास एक प्यारा सा कुत्ता था, लूसी। जब हम इस घर में आए थे तब से ही लूसी को यह जगह पसंद नहीं थी। वह हमेशा बाहर भागने की कोशिश करती थी, लेकिन हमें लगा कि शायद वह बस नए घर में एडजस्ट नहीं कर पा रही है। एक दिन जब मैं और दादाजी घर पर थे, लूसी सो रही थी। अचानक कमरे से अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई चीज जोर से गिर गई हो। फिर लगा जैसे कमरे के अंदर कोई लड़ाई कर रहा हो। लूसी एकदम चौकन्नी हो गई और जोर जोर से भौंकने लगी। जानवरों को इंसानों से पहले ही किसी भी अलौकिक ताकत का एहसास हो जाता है। अब मुझे समझ आ गया था कि लूसी इस घर से इतनी असहज क्यों थी। अगले दिन जब मैं नीचे दुकान पर कुछ लेने गई तो दुकान के अंकल ने मुझसे पूछा कि क्या मैं इसी बिल्डिंग में रहती हूं। जब मैंने हां कहा तो उनके चेहरे पर डर आ गया। उन्होंने कहा कि यह इमारत एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर बनाई गई थी और यहां कई अजीब घटनाएं होती थीं। उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए। मैं डर के मारे तेजी से ऊपर भागी, लेकिन जब पहली मंजिल पर पहुंची तो मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डरते डरते मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं बिना रुके घर तक भागी और दादाजी को सब कुछ बता दिया। उन्होंने तुरंत मां पापा को यह बात बताई, लेकिन उन्होंने इसे अफवाह समझकर टाल दिया। लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका था कि यह घर सच में अजीब था। कुछ ही दिनों बाद पापा की जॉब ट्रांसफर हो गई और वह जोधपुर चले गए। अब घर में सिर्फ मैं, मां और दादाजी थे। एक रात जब मैं सोने की कोशिश कर रही थी तो कमरे में अचानक ठंडी हवा महसूस हुई, जबकि हमारे घर में न तो एसी था और न ही पंखा इतनी तेजी से चल रहा था। किसी तरह मैं सो गई, लेकिन आधी रात को मेरी आंख खुली और मैंने अपने दाईं ओर हाथ रखा। मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पास लेटा हुआ है। मुझे लगा कि पापा लौट आए हैं, लेकिन जब मैंने मां से पूछा तो उन्होंने बताया कि पापा अभी भी जोधपुर में थे। मेरी धड़कन रुक गई। अगर पापा यहां नहीं थे तो मेरे पास कौन लेटा था? तभी मैंने देखा, मेरे बिस्तर पर एक काली परछाई थी। हल्की रोशनी में मैंने उसे साफ साफ देखा। मेरी चीख निकल गई। मां भी डर के मारे कांप उठी। अगले ही दिन हमने तुरंत घर बदलने का फैसला किया। कुछ ही दिनों में हम वहां से शिफ्ट हो गए और तब से हमने एक बात सीख ली, जब भी कोई नया घर लें तो पहले लूसी को वहां जरूर लेकर जाए, क्योंकि जानवर कभी गलत नहीं होते। तीसरा श्रोता। यह कहानी केरल के एक छोटे से शहर पलक्कड़ की है, जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से घिरा हुआ एक खूबसूरत इलाका है। यहां की हरियाली, घने जंगल, कल कल बहती नदियां और रहस्यमयी पहाड़ियां इसे एक अद्भुत जगह बनाती हैं। यह 4 दोस्तों अपूर्व, रोशन, प्रणव और विविन की कहानी है, जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहते थे। गर्मियों के दिनों में जब सूरज आसमान से आग बरसा रहा था
और उमस से बेहाल होने लगे। तो इन दोस्तों ने तय किया कि वे इस बार अपने पसंदीदा जगह धोनी हिल्स में न सिर्फ नहाने जाएंगे बल्कि वहां जंगल में एक रात रुकेंगे भी। यह सोचकर ही वे उत्साहित हो गए। तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। खाने पीने का सामान, टेंट, स्लीपिंग बैग, फर्स्ट एड बॉक्स, सब कुछ पैक कर लिया गया। जंगल के अंदर रुकने के लिए सरकारी अनुमति भी मिल गई, जो अपूर्व की स्काउटिंग की वजह से आसानी से संभव हो पाया। अगली सुबह चारों दोस्तों ने अपनी साइकिलें उठाईं और जंगल की ओर बढ़ चले। रास्ते में धान के खेतों से होकर गुजरना पड़ा, फिर एक छोटे से गांव से। गांव के लोग हमेशा की तरह चौकन्ने और शांत। जंगल के नजदीक पहुंचते ही साइकिलें एक दुकान पर छोड़ दी गईं और पैदल सफर शुरू हुआ। जंगल की हवा में एक अजीब ठंडक थी। घने पेड़ों के नीचे सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद वे अपनी पसंदीदा जगह पर पहुंच गए, एक छोटी सी नदी के किनारे। चारों ओर हरियाली और बस पक्षियों की मीठी चहचहाहट। चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली और टेंट लगाना शुरू कर दिया। विविन ने बैग से कुछ बियर की बोतलें निकालीं, जिसे देखकर सबका उत्साह और बढ़ गया। टेंट लगाकर वे सब जंगल के अंदर घूमने निकले। चलते चलते उन्हें कुछ आदिवासी झोपड़ियां दिखीं। वहां के लोग अलग थलग रहते थे और उनके रीति रिवाज बाकी दुनिया से अलग थे। पेड़ों के नीचे देवी देवताओं की छोटी छोटी मूर्तियां रखी हुई थीं, जिनकी पूजा होती थी। थोड़ी देर घूमने के बाद वे वापस लौटे और नदी में नहाने चले गए। पानी ठंडा और ताजगी भरा था। वे सब मजे कर रहे थे कि तभी प्रणव अचानक जोर से चिल्लाया। पानी में खून बह रहा था। सब घबरा गए और उसे बाहर निकाला। देखा तो उसका पैर किसी तेज पत्थर से कट गया था। घाव छोटा था, लेकिन खून काफी बह रहा था। अपूर्व ने तुरंत फर्स्ट एड किट निकाला और पट्टी बांधी। शाम होते होते प्रणव को दर्द होने लगा। जब दवा देने की जरूरत पड़ी तो विविन और रोशन ने फैसला किया कि वे वापस गांव जाकर दवा ले आएंगे। दोनों तुरंत चल पड़े। रास्ते में चलते चलते अचानक विविन को पेशाब लगी। उसने जल्दी से एक पेड़ के पास जाकर पेशाब कर दी, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि पेड़ के दूसरी तरफ एक छोटी मूर्ति रखी हुई थी। जब उसे बाद में समझ आया तो वह थोड़ा घबरा गया, लेकिन रोशन ने उसे समझाया कि यह जानबूझकर नहीं हुआ, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। दुकान पहुंचकर उन्होंने दवा खरीदी, लेकिन विविन ने जिद की कि कुछ और बियर भी लेनी चाहिए। रोशन पहले झिझका, लेकिन फिर मान गया। दोनों ने वहीं दुकान के बाहर 2 बोतलें खत्म कर दी और फिर वापसी के लिए एक नया छोटा रास्ता चुना। जंगल के अंदर जाते ही उन्हें पहाड़ी के ऊपर एक जलती हुई आग दिखाई दी। उन्हें लगा कि यह उनके कैंप की आग होगी, तो वे उसी दिशा में बढ़ने लगे। लेकिन जितना वे चलते गए, आग उतनी ही दूर लगती गई। 1 घंटे से ज्यादा चलने के बाद भी वे वहां नहीं पहुंच सके। धीरे धीरे जंगल में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। ये किसी जानवर या पक्षी की आवाज नहीं थी, बल्कि कुछ फुसफुसाहट जैसी थी। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। रात के करीब 9 बज गए थे और वे पूरी तरह से रास्ता भटक चुके थे। तभी उन्होंने दूर कुछ झोपड़ियों की रोशनी देखी और राहत की सांस ली। एक झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचे तो एक बुजुर्ग आदमी बाहर निकला। उसने बिना कुछ पूछे उन्हें अंदर बुला लिया। जब उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई तो बुजुर्ग के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसने धीरे से पूछा, क्या तुमने रास्ते में कोई गड़बड़ी की? तभी विविन को अपनी गलती याद आई। उसने पूरी बात बताई कि उसने एक पेड़ के पास पेशाब कर दिया था और वहीं एक मूर्ति भी रखी थी। यह सुनकर बुजुर्ग की आंखें सिकुड़ गईं। बेटा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा। वो कोई आम मूर्ति नहीं थी, वो थिक्कोली पिशाचू थी, आग का भूत। इसे तांत्रिक लोग बुलाते हैं और जब यह गुस्से में आता है तो लोगों को जलती हुई आग के पीछे पीछे भगाता है, जब तक वे किसी पहाड़ी से गिरकर मर न जाएं। यह सुनकर विविन और रोशन के होश उड़ गए। बुजुर्ग ने उन्हें भगवान शिव का पवित्र भस्म दिया और उनके माथे पर लगाया। अब तुम सुरक्षित हो, लेकिन जलती हुई आग की तरफ दोबारा मत देखना। दोनों बुजुर्ग के बताए रास्ते पर चलने लगे। कई बार उन्हें जलती हुई आग दिखी। किसी औरत की धीमी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई बुला रहा हो, लेकिन वे भगवान शिव का नाम लेते हुए
सीधे चलते रहे। आखिरकार उन्हें नदी की आवाज सुनाई दी और अपने कैंप का उजाला दिखा। वे भागते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंचे। जब उन्होंने अपनी कहानी सुनाई तो पहले अपूर्व और प्रणव ने मजाक उड़ाया, लेकिन जब उन्होंने रोशन और विभिन्न के चेहरे का डर देखा तो उन्हें भी समझ आ गया कि कुछ अजीब जरूर हुआ था। अगली सुबह वे जल्दी ही वापस लौट गए, लेकिन उस दिन के बाद विभिन्न और रोशन पूरी तरह से भूत प्रेत पर विश्वास करने लगे। हालांकि वे फिर कई बार जंगल में गए, लेकिन कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। शायद उन्होंने एक सबक सीख लिया था, जंगल के रहस्यों का सम्मान करना बहुत जरूरी है।